हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंसेज चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आज हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे इस चैप्टर को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। यहाँ पे ओवरव्यू दिया गया है जिसका कोई मतलब नहीं है। हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है हमारे एग्जाम्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? जेंडर, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। इसमें पहला टॉपिक आता है आपका जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर एंड पॉलिटिक्स को स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन विद जेंडर डिवीजन। दिस इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्कियल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर बट इज रेयरली रिकॉग्नाइज्ड इन स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स. The gender division tends to be understood as natural and unchangeable. However, it is not based on biology but on social expectation and stereotypes. जेंडर एंड पॉलिटिक्स की बात किया जा रहा है। अगर हम जेंडर डिवीज़न को यहाँ पे स्टार्ट करें तो ये जेंडर डिवीज़न क्या है? जेंडर डिवीज़न एक तरीके का हायरार्कियल सोशल डिवीज़न है। मतलब कि सोसाइटी के लोग इसको बनाए हैं। मतलब समझ में आया ना? हायरार्कियल का मतलब क्या हो गया कि सोसाइटी के लोग इसको क्या किए हैं, बनाया है। मतलब कि भगवान के पास से तो नहीं आया था जेंडर डिवीज़न, एक आज बना है, हमारे समाज से बना है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं हायरार्कियल सोशल डिवीज़न, जो कि हर जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसको हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं पॉलिटिक्स के स्टडी में। क्यों रिकॉग्नाइज़ करते हैं? क्योंकि जेंडर डिवीज़न जो है ना, उसको हम नेचुरल मानते हैं और अनचेंजेबल मानते हैं। मतलब कि ये नेचुरल है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि ये क्या है? बायोलॉजी के बेस पे नहीं है, बल्कि ये सोशल एक्सपेक्टेशन और स्टीरियोटाइप के बेस पे है। मतलब कि सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस पे और सोसाइटी के लोग जो बात करते हैं उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि ये अनचेंजेबल है और नेचुरल है। क्या अनचेंजेबल और नेचुरल है? हमारा जेंडर डिवीज़न। उम्मीद करता हूँ कि ये पहला पैराग्राफ आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। इसी जेंडर और पॉलिटिक्स के टॉपिक में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीज़न। क्या आता है? पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीज़न। अभी तक हमने देखा जेंडर डिवीज़न के बारे में। जेंडर डिवीज़न होता क्या है? तो पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न क्या होता है, आइए देखते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी जो लड़के और लड़कियां होती हैं, उन्हें हम मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से उनको हम बांटते हैं। जैसे कि आपका जो वुमेन हो गया ना, उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ, घर का काम करेगी और बच्चों को संभालेगी। और यहाँ पे बात करें ना, अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं उनके मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे, तो ये सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर की ओर हमें इशारा कर रहा है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली में जो वुमेन्स होती है ना, कौन सी काम करते हैं? कुकिंग हो गया आपका, यहाँ पे क्लीनिंग हो गया, क्लॉथ धोना हो गया, यहाँ पे टेलरिंग का काम हो गया और बच्चों को संभालना हो गया। वुमेन का काम बता दिया यहाँ पे। अब आते हैं मेन के काम पे। मेन का काम मतलब कि मैन क्या करेगा? घर के बाहर काम करेगा, मतलब कि आउटसाइड होम काम करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैन हाउस वर्क नहीं कर सकता। मैन हाउस वर्क करेगा, मतलब कि वुमेन के जैसे वर्क करेगा। कब करेगा? जब उसे ये हाउस वर्क जॉब के तरीके से ट्रीट किया जाएगा और उसके लिए उसको पेड किया जाएगा, मतलब उसके लिए उसको पैसा दिया जाएगा। समझ में आया? तो हमने अभी तक बात किया है कि जो मैन होते हैं ना, वो वुमेन के जैसा भी काम कर सकते हैं, जैसे कि हाउस वर्क कर सकते हैं। कब करेंगे? जब उनको उसके लिए पैसा दिया जाएगा, जब उसको उनके लिए पेड किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो मैन हो जाते हैं वो रेडी हो जाते हैं इस काम को करने के लिए। आप शहर में देखेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो टेलर्स होंगे और कुक्स होंगे होटल्स में, वो क्या होंगे? मैन ही होते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक टर्म मिला होगा आपको, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। आइए इसको समझते हैं क्या होता है सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वर्क होता है ना, घर के अंदर जो काम होता है वो वुमेन के द्वारा किया जाता है और जो घर के बाहर काम होता है ना, वो मैन के द्वारा किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे हम सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम छोड़े थे। Similarly, it is not that the women do not work outside their home. इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन घर के बाहर काम नहीं कर सकती हैं। जैसे आप देखेंगे गांव में देखते हैं तो वुमेन जो होती है ना, वो पानी लाने का काम करती हैं, फ्यूल्स को कलेक्ट करती हैं, मतलब तेलों को कलेक्ट करती हैं, फील्ड्स में काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं। और शहरों में बात करेंगे तो शहरों में जो पुअर वुमेन होती है ना, वो डोमेस्टिक, मतलब कि घर के अंदर काम करती हैं, नौकर, यानी आप जान सकते हैं मेड की तरीके पे। और वही जो मिडिल क्लास वुमेन होती हैं शहरों में, वो ऑफिसेस में काम करती हैं। समझ में आया? ये था हमारा क्या मैन और वुमेन का। समझ में आ गया?
तो अब नेक्स्ट बात करें, द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट ग्रेट रिकॉग्निशन। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो वुमेन्स होती है ना, वो पेड वर्क करती हैं डोमेस्टिक लेबर की तरह के, लेकिन उनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है और उनके वर्क को वैल्यू नहीं दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। तो अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा है पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न को। नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। इस डिवीज़न का रिजल्ट क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ दैट ऑल द वुमेन्स कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, their role in public life especially in politics is minimal in most scientist societies। बात करें यहाँ पे इस डिवीज़न मतलब कि जो सोसाइटी में डिवीज़न पैदा हुआ है मैन और वुमेन के बीच में, इसका मतलब है कि जो वुमेन्स होती हैं ना, वो ह्यूमैनिटी का आधा पार्ट वुमेन्स ही कंट्रीब्यूट करती हैं। पब्लिक लाइफ में उनका भी रोल होता है, जो कि पॉलिटिक्स हो गया ना, उसमें भी रोल होता है इनका, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, उसको एकदम मिनिमल रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। पहले के ज़माने में आपका सिर्फ मैन अलाउड थे, किस लिए? पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, वोट देने के लिए और इलेक्शंस को कंटेस्ट या फिर पब्लिक ऑफिसेज में जाने के लिए। ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है ना, जेंडर का इशू को यहाँ पे रेज किया गया और वुमेन को अलग अलग पार्ट में क्या किया गया, यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। अलग अलग पार्ट में जो वुमेन्स है ना, वो ऑर्गेनाइज करते हैं एजिटेट फॉर इक्वल राइट। मतलब कि जब मैन का राइट सुपीरियर हो गया, मैन सिर्फ क्या कर सकते थे, वोट कर सकते थे, मैन ही यहाँ पे ऑफिस में जा सकते थे, तो वुमेन यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, एजिटेशन स्टार्ट कर दिया। एजिटेशन मतलब हो गया मूवमेंट, जिसकी वजह से किस लिए एजिटेशन स्टार्ट किया, ताकि दोनों को इक्वल राइट मिल सके, मैन और वुमेन को। देयर वर एजिटेशन इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट टू वुमेन। अलग अलग कंट्री में मूवमेंट स्टार्ट हो गया, एजुकेशन स्टार्ट हो गया, ताकि वुमेन्स को क्या मिल सके, वोटिंग राइट मिल सके। उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट पेज आपको क्लियर होगा। फर्स्ट पेज आपका था जेंडर एंड पॉलिटिक्स का। इसमें मेनली बताया गया है जेंडर डिवीजन को, मतलब मैन का काम क्या है, वुमेन का काम क्या है। तो हमने देखा मैन का काम है कि घर के बाहर जाके काम करेंगे, वुमेन का काम ये है कि वो घर के अंदर रह के घर का काम करेंगी और बच्चों को देखेंगी। वही बात करें, जो मेंस होते हैं वो घर का भी काम करते हैं, जब उनको हम पेड करते हैं, पैसा देते हैं। जैसे कि हमारे शहरों में हो गए टेलर्स या फिर कुक का काम होता है ना, वो मैन ही करता है। वही वुमेन्स की बात करें तो वो घर के बाहर भी काम करती हैं। जैसे गाँव में देखें तो वो खेतों में काम करती हैं, फ्यूल्स लाती हैं, यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठा करती हैं। वही शहरों में बात करें तो जो वुमेन्स होती हैं ना, मिडिल क्लास वुमेन्स ऑफिस में काम करती हैं, और यहाँ पे हमारा पुअर वुमेन्स क्या करती हैं, पुअर वुमेन्स हमारा यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में काम करते हैं। समझ में आ गया। लेकिन जो वुमेन्स होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे देश के लिए, लेकिन उनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। इसका रिजल्ट हुआ, इस डिवीज़न का रिजल्ट हमने देखा कि जो ह्यूमैनिटी का आधा पार्ट है, पब्लिक लाइफ का जो रोल है ना, वो वुमेन भी निभाती हैं, लेकिन उनके वर्क को बहुत मिनिमल माना जाता है। इसलिए अलग कंट्रीज़ में क्या हुआ, एजिटेशन स्टार्ट हो गया, मूवमेंट स्टार्ट हो गया। आगे बात करते हैं। This agitation demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunity। इस एजिटेशन का जो मेन रोल था, क्वेश्चन आ सकता है, जो मेन रोल था उस एजिटेशन का वो क्या था कि पब्लिक और पॉलिटिकल वुमेन्स जो डिमांड कर रही थी इस एजिटेशन के माध्यम से, वो डिमांड कर रही थी जो वुमेन का स्टेटस है ना हमारा यहाँ पे पॉलिटिकल में, वो क्या किया जाए, लीगल किया जाए, और करियर और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को अच्छे बनाया जाए वुमेन्स के लिए। मतलब कि पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस ऑफ द वुमेन को क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। मतलब कि वुमेन को पॉलिटिक्स में भी आने दिया जाए, लीगल रूप में उनको भी फाइट किया जाने जाए, मतलब कि इलेक्शन वो भी फाइट करे। ये उनको क्या चाहिए, आपका एजिटेशन का मांगना था। पहला क्या था, पहला सा एक वुमेन का स्टेटस मिलना चाहिए, लीगल स्टेटस मिलना चाहिए। दूसरा है कि एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटी को क्या चाहिए, यहाँ पे बेहतर बनाना है। More radical women movement aimed at the quality of the personal and family life as well. This movement are called the feminist movement। ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन्स होती हैं ना, वो क्या कर रही हैं, इक्वालिटी के ऊपर फोकस कर रही हैं। मतलब कि जितना मेन को मिल रहा है उतना ही वुमेन को मिलना चाहिए, पर्सनल में और फैमिली लाइफ में। मतलब फैमिली में भी देखते हैं आपकी क्रिटिसाइज़ किया जाता है मैन और वुमेन के बीच में, लड़के और लड़का के बीच में। इन दोनों को यहाँ पे इक्वालिटी लाया जाए। इन तरीके के मूवमेंट को हम बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। और इस फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है, आइए देख लेते हैं।
फेमिनिस्ट एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है आइए बताते हैं आपको। फेमिनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसे वुमेन या फिर मैन जो कि बिलीव करते हैं इक्वल राइट अपॉर्चुनिटी के लिए, दोनों के लिए, मैन और वुमेन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी पे जो बिलीव करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फेमिनिस्ट। समझ में आ गया। Political expression of gender division and political mobilization on the question help to improve women roles in public life। जब हम जेंडर डिवीजन को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किए हैं तो वो वुमेन का रोल पब्लिक लाइफ में क्या हो गया है, इन्हेंस हो गया है, इम्प्रूव हो गया है। वी नाउ find women working as scientists, doctor, engineers, lawyers, managers and college and university teachers। अब क्या कर रही हैं वुमेन्स यहाँ पे साइंटिस्ट के तरीके से, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स के तरीके से क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, मैनेजर्स हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं। विच वर अर्लियर नॉट कंसिडर सुटेबल फॉर द वुमेन, जो कि पहले वुमेन के लिए सुटेबल कंसिडर नहीं किया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया, सब कुछ हो रहा है। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल स्कैंडिनेवियन कंट्री such as Sweden, Norway and Finland, the participation of women in public life is very high। मतलब कि जो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट हैं, जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन सा आ गया, स्कैंडिनेवियन कंट्री में आपका यहाँ पे आ गया स्वीडन आ गया, नॉर्वे आ गया और फाइनलैंड आ गया। इन 3 कंट्रीज़ को हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो गया। ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं ना, उनमें वुमेन्स का रोल क्या है, बहुत ही हाई है। मतलब कि पब्लिक में वुमेन का रोल बहुत ही हाई है। इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में जो वुमेन है ना, वो लैग करती हैं, मैन के पीछे रहती हैं। मतलब कि पहले मैन रहता है, उसके बाद वुमेन आता है। डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। आवर्स इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्की सोसाइटी। जो हमारा देश है ना, वो क्या है, पैट्रियार्कियल सोसाइटी है। पैट्रियार्कियल मतलब कि मैन डोमिनेंट सोसाइटी है, मतलब कि मैन डोमिनेंट सोसाइटी है, मैन डोमिनेंट सोसाइटी है। इसी को हम बोलते हैं पैट्रियार्कियल सोसाइटी। समझ में आ गया। वुमेन फेस डिसएडवांटेजेस, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वे। वुमेन क्या फेस करते हैं, डिसएडवांटेज भी फेस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करती हैं, और यहाँ पे बहुत तरीके से फेस करती हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, तो हाउ वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वे। ये क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट्स आपको दिएगा, इन्हीं पॉइंट्स को लिखना है। तो पहला पॉइंट है, the literacy rate among women is only 54% compared with the 76% among the men। Similarly, a smaller proportion of the girl students go for the higher studies। कैसे उनका डिसएडवांटेज मिल रहा है और डिस्क्रिमिनेशन मिल रहा है, डिसएडवांटेज कैसे मिल रहा है और डिस्क्रिमिनेशन कैसे मिल रहा है, देखते हैं यहाँ पे। अगर आप देखें लिटरेसी रेट में, तो वुमेन का लिटरेसी रेट है 54%, वही मेन का लिटरेसी रेट है 76%। मतलब कि मेन जो है ना, वो वुमेन से क्या चल रहा है, आगे चल रहा है, मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसी प्रकार से जो गर्ल स्टूडेंट है जो कि बाहर जा रही है हायर स्टडी के लिए, उनका भी प्रपोर्शन कम है मैन के कंपैरिजन में। मतलब कि मैन बहुत ज़्यादा जा रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए बाहर, वही फीमेल क्या कर रही हैं, बहुत कम जा रही हैं। समझ में आ गया। When we look at the school result, girl perform as well as boy। मतलब कि अगर हम स्कूल रिजल्ट के बारे में बात करें तो बॉय से बढ़िया क्या परफॉर्म कर रही हैं, गर्ल्स परफॉर्म कर रही हैं। इफ़ नो बेटर सम प्लेसेस बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स प्रीफर स्पेंड रिसोर्सेज फॉर देयर बॉय एजुकेशन रेदर देन द स्पेंडिंग इक्वली ऑन देयर सन्स एंड डॉटर। स्कूल से या फिर कॉलेजेस में बात करें तो जो गर्ल्स हैं ना, वो क्या है, ज़्यादा नंबर आ रहा है गर्ल्स का मेन के मुकाबले, मतलब कि बॉयज़ के मुकाबले। लेकिन गर्ल्स को यहाँ पे उनके पेरेंट्स ड्रॉप आउट कर दे रहे हैं, मतलब कि घर बैठा दे रहे हैं, जबकि उनको क्या करना चाहिए, हायर स्टडी के लिए आगे भेजना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि सन्स को क्या किया जाए, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जाए और गर्ल्स को कम। जानते ही आप गाँव में जाएंगे तो मिल जाएगा, आपको बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। पहला पॉइंट आएगा डिस्क्रिमिनेशन में, तो आप दे देंगे। दूसरे पॉइंट की बात करें, नो वंडर द प्रपोर्शन ऑफ द वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूएबल जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। अगर हम बात करें वुमेन का प्रपोर्शन हाईली पेड और वैल्यूएबल जॉब में, वो क्या है, अभी भी बहुत स्मॉल है। ऑन अमंग एवरेज इन इंडियन वुमेन वर्क 1 hour मोर देन एवरेज मैन इन एवरीडे लाइफ। हर एक दिन, एक प्रत्येक दिन की बात करें तो जो इंडिया का वुमेन होती है ना, वो मैन से 1 घंटे ज़्यादा काम करती हैं
तब भी उनके जॉब को वैल्यू नहीं दिया जाता है। At much of her work is not paid and therefore often not valued. उनके ज़्यादातर वर्क को वैल्यू नहीं दिया जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करें, थर्ड पॉइंट है द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इस एक्ट के आधार पर बात करें तो ये इक्वल वेजेस प्रोवाइड करता है इक्वल वर्क का, मतलब कि कोई आदमी या फिर औरत बराबर वर्क कर रही है तो उनको बराबर वेजेस भी दिया जाना चाहिए। ये राइट प्रोवाइड करता है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। जबकि हर एरिया में जो है ना वर्क है, स्पोर्ट्स हो गया, सिनेमा हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, फील्ड्स हो गया, इसमें वुमेन को कम दिया जाता है और मेन को ज़्यादा दिया जाता है। इवन बोथ डू द एग्जैक्टली सेम वर्क, जबकि दोनों क्या कर रहे हैं, सेम वर्क कर रहे हैं, तब भी उनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, इक्वल वेजेस नहीं दिया जा रहा है। चौथे पॉइंट की बात करें, इन मैनी पार्ट ऑफ द इंडिया पेरेंट प्रिफर्सन टू फाइंड विद हैव गर्ल चाइल्ड अवॉर्टेड बिफोर सी बॉर्न। ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के पार्ट में आप देखेंगे जो पेरेंट्स होते हैं ना, अगर गर्ल पैदा हो गया तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है, मतलब कि उसको मार दिया जाता है। जबकि सन पैदा हुआ तो उसको क्या किया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं। सच सेक्सुअलिटी ऑब्जर्वेशन लेड टू डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो। इसके कारण जो सेक्स रेशियो है ना चाइल्ड का, वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ द गर्ल है ना थाउजेंड्स ऑफ द बॉय पे, वो आ गया 919। समझ में आ गया। इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ पे है। 951 गर्ल है 1000 मेन पे, आप देख सकते हैं इन एरियाज़ में। आप इस मैप को अच्छे से समझ लीजिएगा। आप चलते हैं सबसे कम कहाँ पे है वो भी आप देख सकते हैं, बिलो में यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर हो गया आपका, यहाँ पे मैनी एरियाज़ हो गए। हम चलते हैं नेक्स्ट पे, अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। इवन विथ इन देयर ओन होम फ्रॉम द हम यहाँ पे आते हैं। रेशियो हैज़ फॉलन बिलो 850 और इवन 800 इन सम स्टेट्स। 850 और 800 से बहुत कम फॉल हो गया है कई सारा रेशियो बहुत सारी कंट्रीज़ में। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड ऑफ हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। हरासमेंट का रिपोर्ट आता है, वायलेंस का होता है, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन का रिपोर्ट आता है वुमेन के अगेंस्ट। अर्बन एरिया में पार्टिकुलरली क्या है, वुमेन के लिए अनसेफ है। ये क्या है, सेफ नहीं है वुमेन के लिए, नॉट सेफ। इवन विथ इन देयर ऑन होम, बीटिंग, हरासमेंट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अर्बन एरिया में क्या है, वुमेन्स अनसेफ है, जबकि उनके खुद के घर में देखेंगे तो उनको हरासमेंट किया जाता है, बीट किया जाता है और वायलेंस किया जाता है। वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका। पहला टॉपिक क्या था, पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका यहाँ पे वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। All this is well known at issue related to the women's well-being or otherwise are not given adequate attention. अगर हम यहाँ पे वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, आइए स्टार्ट करते हैं वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। All this is well known at issue related to the women's well-being or otherwise are not given adequate attention. This has led many feminist and women's movements to the conclusion that unless women control power, their problems will not get adequate attention. ये क्या है, बहुत ही जाना माना इशू है कि वुमेन्स का जो वेलबींग होता है अदरवाइज नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन। वुमेन्स के इशू पे क्या किया जाता है, ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता है। दिस हैज़ लेड मैनी फेमिनिस्ट एंड वुमेन्स मूवमेंट। अगर उनके इशू पे हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेमिनिस्ट और वुमेन्स मूवमेंट होते हैं। टू कंक्लूजन द अनलेस वुमेन कंट्रोल पावर देयर प्रॉब्लम्स विल बी नॉट एडिक्वेट अटेंशन। इसका कंक्लूजन ये है कि जो वुमेन्स का प्रॉब्लम है ना, वो मेनली वुमेन्स के द्वारा ही सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं पॉलिटिक्स में ज़्यादातर क्या है, मैन हैं। इसीलिए यहाँ पे मेनली कंक्लूज में किया जा रहा है कि वुमेन्स को क्या होना चाहिए, पॉलिटिक्स में होना चाहिए, वुमेन का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए। भारत में बात करें जो प्रोपोर्शन है ना वुमेन का लेजिस्लेचर में, वो क्या है, बहुत ही कम है। मतलब कि वुमेन हमारे भारत के लेजिस्लेचर में बहुत ही कम है। जैसे कि जो परसेंटेज है इलेक्टेड वुमेन मेंबर का हमारे लोकसभा में वो 14.36% है। मतलब कि 14.36% हमारे लोकसभा में क्या है, वुमेन है, और सब क्या है, मैन है। फर्स्ट टाइम 2019 में क्या है, इतना है।
दिस इज देयर इन द स्टेट असेंबलीज इन लेस देन 5%। स्टेट असेंबलीज में क्या है 5% से भी कम यहाँ पे वुमेन्स हैं। इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज अमॉन्ग द bottom group of nations in world. India is behind the averages of several developing countries of Africa and Latin America. इंडिया क्या है एकदम बॉटम में है, मतलब कि आपका यहाँ पे अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, ये इंडिया से ज़्यादा है। In the government cabinets are largely all male even when a woman become a child in ministers or the prime minister. हमारे सरकार में जो कैबिनेट्स हैं और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है मेल हैं, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर भी क्या है यहाँ पे मेल हैं। वुमेन का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बहुत ही कम है। एक तरीके से बात किया जाए हम प्रॉब्लम्स के सॉल्व करने का, तो लीगली ब्लाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ द वुमेन्स इन द इलेक्टेड बॉडीज़। यहाँ पे सिंपल से बात किया जाता है कि जो वुमेन्स का प्रपोर्शन है ना इलेक्टेड बॉडीज़ में वो क्या है कम है, इसको बढ़ाने की बात किया जा रहा है। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको हम लीगली क्या करें, तो प्रपोर्शन ऑफ द वुमेन्स इलेक्टेड बॉडीज़ में बढ़ाएं। ये हमारा पंचायती राज हो गया, इसमें किया भी गया है, मतलब कि पंचायती राज में वुमेन्स के प्रपोर्शन को बढ़ाया गया, मतलब कि 1/3 मतलब 1/3 जो सीट है ना लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में उसको वुमेन्स के लिए रिजर्व किया गया है, आप देख सकते हैं। म्यूनसिपालिटी और पंचायत में क्या किया गया 1/3 सीट को रिजर्व किया गया। नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो इसी के कारण अब क्या है रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में 1/3 वुमेन का रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद टोटल 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हो गए हैं। आगे बात करें वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट हैड बीन डिमांडिंग अ similar reservation at least 1/3 seats in लोक सभा एंड स्टेट असेंबली फॉर द वुमेन। इसीलिए क्या हुआ है अब 1/3 रिजर्वेशन वुमेन्स मांग रही हैं लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में। एक बिल भी पास हुआ, प्रपोजल दिया गया था जो कि पेंडिंग था पार्लियामेंट में बहुत ही डिकेट्स में, लेकिन 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम has been passed which will be 33% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स वुमेन्स इन लोकसभा। ये हमारा अधिनियम पास हुआ था जिसके कारण 33% वुमेन का रिजर्वेशन मिला है लोकसभा में और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में। जेंडर डिवीजन इज द एग्जांपल ऑफ द सम फॉर्म ऑफ द सोशल डिवीजन नीड टू बी एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स। This also shows the disadvantaged group do benefit with social division become a political issue। जेंडर डिवीजन जो है ना वो एक एग्जांपल है सोशल डिवीजन का जिसमें हम पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं जेंडर को। ये जो है ना डिसएडवांटेज ग्रुप हो गया। सोशल डिवीजन क्या करेगा पॉलिटिकल इशू पे बेनिफिट कर रहा है। डू यू थिंक दैट द वुमेन्स कुड हैव मेड the gains we noticed above if their unequal treatment was not raised in the political domain। ये क्या हो गया आपका जेंडर डिवीजन यहाँ पे ख़त्म हो गया, मतलब कि जेंडर और पॉलिटिक्स जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करें अपना टॉपिक रिलीजन का, किसका जेंडर चैप्टर का नाम क्या है जेंडर रिलीजन और कास्ट। जेंडर ख़त्म हो गया, रिलीजन की बात कर रहे हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं रिलीजन कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, मतलब कि रिलीजन कम्युनलिज्म का रोल यहाँ पे पॉलिटिक्स में क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। लेट अस नाउ टर्न टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन, द डिवीजन बेस्ड ऑन द रिलीजियस डिफरेंसेस। अब हम जा रहे हैं एक ऐसे डिफरेंट सोशल डिवीजन पे जो कि रिलीजियस बेस्ड डिफरेंसेस हैं। दिस डिवीजन नॉट अ यूनिवर्सल एज जेंडर, ये जेंडर डिवीजन की तरह से एक यूनिवर्सल नहीं है, बट अ रिलीजियस डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन वर्ल्ड टुडे। लेकिन अलग अलग रिलीजन के लोग अब दुनिया में रहने लगे हैं कई अलग अलग जगहों पर। Many countries including India have their population followers of different religion। बहुत सारी कंट्रीज जिसमें इंडिया भी आता है उसमें ऐसे पॉपुलेशन है जिनके अलग अलग रिलीजन है। एज वी नोटिस इन द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड के केस को देखें, इवन व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू द सेम रिलीजन, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ से बिलोंग करेंगे, एक ही रिलीजन से बिलोंग करेंगे। देयर कैन बी अ सीरियस डिफरेंसेस अबाउट वे पीपल प्रैक्टिसेस दैट रिलीजन।
Unlike gender differences, the religious differences are often expressed in the field of politics. जेंडर डिवीजन के अलावा जो हमारा रिलीजियस डिवीजन है ना, या फिर आपका बोल सकते हैं कि रिलीजन इन पॉलिटिक्स है ना, रिलीजियस डिफरेंसेस वो भी पॉलिटिक्स के फील्ड में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर हम इन चीज़ों को कंसिडर करें, जैसे कि गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन वी नेबर सेपरेट फ्रॉम द पॉलिटिक्स। गांधी जी ने कहा है कि रिलीजन को हम पॉलिटिक्स को सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को बांट नहीं सकते। क्यों हम रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग नहीं कर सकते? क्योंकि इसका मतलब है कि जो रिलीजन का, यहाँ पे देखिए व्हाट ही मेंट, मतलब गांधी इससे क्या कहना चाहते हैं कि रिलीजन को हम पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इससे गांधी ये कहना चाहते हैं कि जो रिलीजन है ना, वो पार्टिकुलर रिलीजन नहीं, जैसे कि आपका हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम हो गया, मॉरल वैल्यूज हो गया, इन्फॉर्म ऑल रिलीजन। ही बिलीव दैट द पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय द एथिक्स ड्रॉन बाय द रिलीजन। गांधी जी अपने ये बिलीव करते हैं कि जो रिलीजन है वो पॉलिटिक्स के अच्छे अच्छे एथिक्स यानी अच्छे से आइडियाज से चलती है। पॉलिटिक्स किससे चलती है? रिलीजन के आइडियाज से, अच्छे अच्छे आइडियाज से चलती है, गाइडेड बाय द एथिक्स से चलती है। जैसे कि आपका हिंदुइज्म हो गया, हिंदुइज्म में कोई अच्छा आइडिया होगा उससे से पॉलिटिक्स चलेगी। इस्लाम हो गया, उसमें कुछ आइडिया होगा उससे चलेगी। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि हम रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्यों कहा है गांधी जी? इसलिए कहा है क्योंकि रिलीजन कांट बी सेपरेट फ्रॉम द पॉलिटिक्स बिकॉज रिलीजन इज गाइडेड बाय द गुड एथिक्स ऑफ रिलीजन। अब दूसरे पॉइंट की बात करें, जो ह्यूमन राइट ग्रुप है ना हमारी कंट्री में, डिमांड किया है गवर्नमेंट से कि ताकि वो कुछ स्पेशल स्टेप्स ले कम्युनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटी, और जो रिलीजियस माइनॉरिटी है इनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए। कौन कहा है? ह्यूमन राइट ग्रुप। ये कहा है कि गवर्नमेंट ऐसे स्पेशल प्रोविजंस ले, ऐसे स्पेशल स्टेप्स ले ताकि हम कम्युनल राइट को और रिलीजियस माइनॉरिटी को प्रिवेंट कर सके। Women's movement has argued that the family law of all religion discriminate against women, so they have demanded the government should change these law to make laws them more equitable। इसीलिए जो आपका यहाँ पे फैमिली लॉ है ना, एक वो रिलीजन में डिस्क्रिमिनेट करता है वुमेन के अगेंस्ट। इसलिए वुमेन डिमांड की है गवर्नमेंट से कि इस फैमिली लॉ को ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए यहाँ पे इक्विटेबल मतलब कि ज़्यादातर समाज क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। All these instances involve a relationship between religion and, ये सारे जो इंस्टेंसेस दिखाए गए हैं ना वो सब बता रहे हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। बट दे डू नॉट सीम वेरी रॉन्ग, लेकिन वो रॉन्ग नहीं जा रहे हैं या फिर डेंजरस नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो आइडियाज हो गए, आइडियल्स हो गए और जो वैल्यूज़ है ना अलग अलग रिलीजन से हम निकालते हैं, वो बढ़िया रोल प्ले करते हैं हमारे पॉलिटिक्स में। People should be able to express politics, their needs, interest and demands as a member। लोग पॉलिटिक्स में अपने डिमांड को, नीड को और इंटरेस्ट को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं पॉलिटिक्स में लोग। दो जो होल पॉलिटिकल पावर, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है ना, वो कुछ समय के लिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। सो टू प्रिवेंट द डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन, ताकि डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन को रोका जा सके। दिस पॉलिटिकल एक्ट आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। ये पॉलिटिकल रॉन्ग नहीं है, इसका कंक्लूजन निकलता है कि हम सारे रिलीजन को एक तरीके से ट्रीट करें, इक्वली ट्रीट करें। समझ में आया? तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने यहाँ पर रिलीजन समझ लिया, अब आते हैं कम्युनलिज्म पे। एक टॉपिक दिख रहा है आपको कम्युनलिज्म, उसका मतलब क्या होता है आइए स्टार्ट करते हैं। कम्युनलिज्म क्या होता है? तो कम्युनलिज्म आइए स्टार्ट करते हैं। तो कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है आइए देखते हैं। कम्युनलिज्म एक ऐसा प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम बिगन विद द रिलीजन इज सीन इन द बेसिस ऑफ द नेशन। फॉर एग्जाम्पल द नॉर्दर्न आयरलैंड इन चैप्टर 3 shows the dangers of such approaches to nationalism. The problem become more acute when religion is expressed in politics is exclusive and partisan term। यहाँ पर बात किया जा रहा है जो प्रॉब्लम है ना रिलीजन का तब स्टार्ट होता है जब हम रिलीजन को नेशन के बेसिस पे देखने लगते हैं। जैसे कि जो आपका नॉर्दर्न आयरलैंड है वो डेंजरस
अप्रोच को दिखाता है नेशनलिज्म की तरफ। समझ में आ रहा है। नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में हमने क्या देखा था कि नॉर्दर्न आयरलैंड में एक ही रिलीजन प्रैक्टिस किया जाता है, जिसके कारण क्या हो गया, यहाँ पर डेंजरस अप्रोच हो गया नेशनलिज्म के हिसाब से। तो जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूट हो गया है रिलीजन के लिए एक्सप्रेस, जो कि हमारा पॉलिटिक्स में होता है। When one religion and its followers are pitted against another, this happiness one belief of the one religion are presented as a superior to those. अगर एक रिलीजन जो फॉलोअर्स है वो अपने रिलीजन को सुपीरियर बताता है दूसरे रिलीजन से, इसका मतलब कि वो क्या कर रहा है, अपने रिलीजन को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। मतलब कि एक रिलीजन के डिमांड को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है और दूसरे को यहाँ पे अपोज किया जा रहा है। तो कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है आपको यहाँ से कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स है ना वो बेस होता है आइडिया पे दैट रिलीजन इज प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द सोशल कम्युनिटी। कम्युनल पॉलिटिक्स एक इस आइडिया पे बेस है कि जो आपका रिलीजन है ना वो पॉलिटिक्स सोशल कम्युनिटी का बेसिस माना जाता है। प्रिंसिपल बेसिस क्या है, रिलीजन माना जाता है। अगर बोला जाए कि सोशल कम्युनिटी का बेसिस आपका यहाँ पर रिलीजन है तो उस पॉलिटिक्स को हम बोलेंगे कम्युनल पॉलिटिक्स। क्या बोलेंगे, उस पॉलिटिक्स को हम बोलेंगे कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइंस। कम्युनलिज्म में थिंकिंग आते हैं इन लाइंस का। कौन से लाइंस है आपके यहाँ पे देखिए, द फॉलोअर्स ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू द वन कम्युनिटी। एक रिलीजन का जो फॉलोअर्स है ना वो एक कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा होगा। उनका जो फंडामेंटल इंटरेस्ट होगा ना वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब एक रिलीजन है उनका इंटरेस्ट जो है ना वो भी क्या होगा, सेम होगा। एनी डिफरेंसेस दैट दे मे हैव इज इररिलेवेंट और ट्राइवल फॉर द कम्युनिटी लाइफ। अगर कोई भी उनके बीच में डिफरेंस हुआ, मतलब कि पहला रिलीजन का जो इंटरेस्ट है ना, जो सोच रहा है वो दूसरे उसी रिलीजन वाले आदमी से अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा। मतलब कि ट्राइबल या फिर कम्युनिटी लाइफ के लिए हो जाएगा ट्राइबल। इट ऑल्सो फॉलो द पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन कांट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी। अगर अलग अलग रिलीजन के लोग हैं वो एक सोशल कम्युनिटी में बिलोंग नहीं कर सकते हैं। If the follower of different religion have some commonalities, these are superficial and immaterial. Their interests are bound to be different and involved a conflict. अगर अलग अलग फॉलोअर के लोग हैं, मतलब कि अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट यहाँ पे सेम आ जाएगा, कुछ कॉमन हो जाएगा उनके बीच में, तो इसको हम सुपरफिशियल मानते हैं। मतलब कि अलग अलग रिलीजन के लोगों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इसके कारण यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाता है कभी कभी। इन द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म लेड्स टू अ बिलीव दैट द पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट रिलीजन कांट लिव इक्वल सिटीजन विद इन वन रिलीजन। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है अगर लोग अलग अलग रिलीजन के बिलोंग करते हैं तो वो एक नेशन में रह नहीं सकते हैं। आइदर वन और देम हैज टू डोमिनेट द रेस्ट ऑफ दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशन। अगर वहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं तो उनको अलग अलग नेशन फॉर्म करना होगा। दिस बिलीव इज फंडामेंटली फॉलोड। इस बिलीव को क्या किया जाता है, फंडामेंटली फॉलो किया जाता है कि जो पीपल होते हैं एक रिलीजन के, वो अगर उनके पास सेम इंटरेस्ट है और एस्पिरेशन है हर एक कॉन्टेक्स्ट में, एवरीवन हैज सेवरल अदर रोल्स पोजीशन एंड आइडेंटिटीज। तो हर एक आदमी के पास क्या है, अलग रोल्स है, पोजीशन है, यहाँ पे आइडेंटिटीज हैं। देयर आर मैनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटी। हर एक कम्युनिटी के बीच में बहुत सारे वॉइसेस हैं। ऑल दिस वॉइसेस हैव राइट टू बी हियर्ड। इन सारे वॉइसेस के पास राइट होता है कि क्या हो जाए, सुने जा सकते हैं। Therefore, any attempt to bringing all followers of one religion together in context other than religion is bound to suppress many voices within that community. इसी के कारण जो होता है ना, जो फॉलोअर्स होता है एक रिलीजन का, वो टुगेदर आ सकता है कॉन्टेक्स्ट में। किस कॉन्टेक्स्ट में, रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में, और वो बाउंड हो जाएगा, वहीं पे क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। और विथ इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी के बीच में, कम्युनिटी के अंदर। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कम्युनलिज्म के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं पॉलिटिक्स में। कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं 5 मार्क्स में आपका आ सकता है कि हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ द कम्युनलिज्म टेक वेरियस फॉर्म्स इन द पॉलिटिक्स। तो क्वेश्चन आएगा तो क्या आंसर होगा, ये देखते हैं। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज एवरीडे लाइफ। बहुत ही कॉमन जो एक्सप्रेशन है कम्युनलिज्म का वो हम प्रत्येक दिन देखते हैं।
These are routinely involved religious prejudice जो कि हमारे रूटीन में होता है, stereotype of the religious community and belief in the superiority of the one religion over other religion। जो मोस्ट कॉमन यहाँ पे जो रिलीजियस कम्युनलिज्म है ना, वेरी पहला फॉर्म है, जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो पहला फॉर्म क्या है, पहला फॉर्म ये है कि हम अपने रिलीजन को सुपीरियोरिटी पे रखते हैं और दूसरे के रिलीजन को सप्रेस करते हैं। यही क्या है, पहला फॉर्म ऑफ द कम्युनलिज्म है। मतलब कि अपने रिलीजन को सुपीरियर पे रखना और दूसरे के रिलीजन को यहाँ पे दबा देना, इसी को हम बोलते हैं क्या, कम्युनलिज्म का पहला फॉर्म, जो कि बहुत ही कॉमन है। दूसरे फॉर्म की बात करें तो अ कम्युनल माइंड ऑफन लेड टू अ क्वेस्ट अ डोमिनेंस ऑफ वन on religious community for those being among the majority community. This takes the form of the majoritarianism dominance. For those belonging to the minority community, it can take the form of the desire to form the separate political unit. दूसरा फॉर्म ऑफ द कम्युनलिज्म में बताया जा रहा है कि हमारा यहाँ पे अगर अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहेंगे तो यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म का क्राइटेरिया आ जाएगा। मतलब कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसका डोमिनेंस है, जिसका मेजॉरिटी ज़्यादा है ना, वो रूल करेगा और माइनॉरिटी को कुछ भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। मतलब कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के पास ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि उसको एक नया सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बनाना पड़ेगा। जैसे आप श्रीलंका में देख सकते हैं कि जो मेजोरिटेरियनिज्म आया था उसके वजह से हमारा सिन्हालीज यहाँ पे क्या हो गए थे, ऊपर हो गए थे, और यहाँ पे तमिल्स नीचे हो गए थे। समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द कम्युनलिज्म में देखा कि अगर कम्युनल माइंड की बात करें तो पॉलिटिकल डोमिनेंस के टर्म में एक रिलीजियस कम्युनिटी क्या हो जाता है, यहाँ पे सुपीरियर हो जाता है अगर वो मेजॉरिटी में है, और दूसरा रिलीजियस कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, वो क्या हो जाता है, यहाँ पे इन्फीरियर हो जाता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द कम्युनलिज्म की बात करें, पॉलिटिकल मोबिलेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स इज अनदर फ्रिक्वेंट फॉर्म ऑफ द कम्युनलिज्म। जो पॉलिटिकल मोबिलेशन होता है ना रिलीजन के लाइन पे, वो क्या है, एक दूसरा फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म का। दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्केयर्ड सिम्बल्स, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील्स एंड प्लेन फियर टू अदर फॉलोअर्स। इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर आपका आ जाता है स्केयर्ड सिंबल आ जाता है, रिलीजियस लीडर आ जाते हैं, इमोशनल अपील आ जाता है, प्लेन आ जाता है, फियर ऑफ द फॉलोअर आ जाता है। Follower of one religion together in the political arena. In electoral politics, this often involves special appeal to the interest or the emotion of the voters. One religion is preference to other. समझ में आ गया। तो तीसरा फॉर्म ऑफ द कम्युनलिज्म में हमने देखा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। मतलब कि लोग जो है ना वो यहाँ पे स्केयर्ड सिंबल, रिलीजियस लीडर और इमोशनल अपील के पीछे जा रहे हैं। मतलब कि एक रिलीजन का जो फॉलोअर है वो क्या हो सकता है, यहाँ पे मोबिलाइज होकर दूसरे रिलीजन में जा सकता है, दूसरे कम्युनिटी में जा सकता है। इसी को हम बोलते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। बात करें चौथे फॉर्म का तो कुछ समय समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक अ मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर इन इंडिया पाकिस्तान सफर्ड समटाइम्स द वर्स्ट कम्युनल राइट टाइम ऑफ द पार्टीशन। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड सीन अ लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस। चौथा फॉर्म ये बता रहा है कि कई समय पे आप देख सकते हैं कि जो कम्युनलिज्म होता है ना, रिलीजन यहाँ पे अपना अगली फॉर्म ले लेता है। कौन सा फॉर्म लेता है, अगली फॉर्म ले लेता है, जिसके वजह से यहाँ पे होता है, यहाँ पे वायलेंस स्टार्ट हो जाता है। वायलेंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है इंडिया पाकिस्तान। मतलब कि जब इंडिया में हिंदू होने लगा था, प्रैक्टिस होने लगा था, पाकिस्तान में यहाँ पे इस्लाम, तो इसी के कारण यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पार्टीशन हो गया, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड की बात है। इसके कारण क्या होता है, कम्युनल वायलेंस होता है। ये हमारे यहाँ पे चौथा फॉर्म ऑफ द कम्युनलिज्म है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलीजन, कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स के बीच में, तो वो होता है आपका सेक्युलर स्टेट। इसके पहले वाला टॉपिक क्या था, कम्युनलिज्म था। अब सेक्युलर स्टेट की बात करें तो सेक्युलर स्टेट का मतलब ये होता है कि कम्युनलिज्म वाज कंटिन्यूज टू बी अ मेजर चैलेंज टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। The maker of the constitution were aware of this challenge. That's why they choose the model of the secular state. The white reflect the several constitutional provisions that we studied last year. अब यहाँ पे सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर था ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, वो अपने माइंड में रखे थे कि ये प्रॉब्लम आएगा कभी ना कभी कि रिलीजन के बेस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होगा। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया कि वो क्या हो गया, हमारा इंडिया एक सेक्युलर स्टेट बन गया। मतलब कि उसमें किसी भी रिलीजन को सुपीरियरिटी नहीं दिया जाता है। मतलब कि सारे रिलीजन को इक्वल माना जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से।
इसी को हम बोलते हैं सेक्युलर स्टेट। पहला पॉइंट इसमें क्या दिया है, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन for the Indian state, unlike the status of the Buddhism in Sri Lanka, that of Islam in Pakistan and the Christianity in England. Our constitution does not give the special status to any religion. तो इस सेक्युलर स्टेट में पहला पॉइंट ये है कि हमारा जो भारत है ना, उसमें किसी भी रिलीजन को सुपीरियर पे नहीं रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं श्रीलंका में यहाँ पे कौन सा चलता है, बुद्धिज़्म चलता है, पाकिस्तान में इस्लाम चलता है, और यहाँ पे इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी चलता है। लेकिन भारत में सारे रिलीजन क्या है यहाँ पे सेम माने जाते हैं, इक्वल माने जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इंडिविजुअल और कम्युनिटी फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल और कम्युनिटी फ्रीडम को, मतलब कि हर एक आदमी के पास फ्रीडम होगा, हर एक कम्युनिटी के पास फ्रीडम होगा। किस लिए फ्रीडम होगा, ताकि वो प्रोग्रेस कर सके, प्रोफेस कर सके, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन, ताकि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सके और प्रैक्टिस कर सके, और नॉट फॉलो एनी। उसके मन के ऊपर है, अगर किसी को फॉलो करना चाहता है तो फॉलो कर सकता है, और उसके मन नहीं कर रहा है तो वो नहीं फॉलो कर सकता है। चौथा पॉइंट ये बताया जा रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड के, जो रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उसको प्रोहिबिट करता है। मतलब अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो वो इलीगल है, मतलब उसको जेल हो सकता है। एट लीस्ट सम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ द रिलीजन। बहुत सारे कम समय टाइम होता है, मतलब कि बहुत कम केस होता है जिसमें स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करे कि वो रिलीजन के मैटर में क्या हो घुसे, इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वालिटी विद इन द रिलीजन कम्युनिटी। स्टेट तभी घुसता है यहाँ पे रिलीजन के मैटर में जब यहाँ पे इक्वालिटी की बात आ जाए। अगर कोई इक्वालिटी नहीं हो रहा है तो स्टेट को जाना पड़ेगा। विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज, फॉर एग्जाम्पल इन बैंस अनटचेबिलिटी, जैसे आपका अनटचेबिलिटी हो गया, अनटचेबिलिटी में यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था दलित के साथ, इसलिए यहाँ पे हमारा स्टेट यहाँ पे इंटरफेयर किया और इसके कारण यहाँ पे इक्वालिटी लाया गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया है। Understood in the sense secularism is not just an ideology of some parties or person. This idea constitute one of the foundations of our country. Communalism should not be seen as threat to some people in India. हम यहाँ पे सेक्युलरिज्म के सेंस को अंडरस्टैंड करते हुए जो आइडियोलॉजी है ना सम पार्टीज या फिर कुछ पर्सन्स का, और जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूट करने का एक आवर कंट्री, मतलब हमारे कंट्री को बनाने का एक जो आइडिया है, कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया। कम्युनलिज्म के कारण किसी भी लोगों को यहाँ पे परेशानी नहीं हो रही है। It threaten a very ideas of India. It is why communalism needs to combat a secular constitution like our necessary sufficient to combat communalism. Communal prejudice and propaganda need to be encountered in everyday life, and religious based mobilization need to counted in arena of the politics. यहाँ पे सेक्युलर स्टेट के बारे में बात किया जा रहा है कि जो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो है ना कॉम्बैट कम्युनलिज्म सफिशिएंट नहीं है, मतलब कि कम्युनलिज्म यहाँ पे नहीं होता है, कम्युनल प्रेजुडाइस नहीं होता है, प्रोपेगेंडा नीड टू काउंटेड एवरीडे लाइफ। कम्युनल प्रेजुडाइस हो गया, प्रोपेगेंडा हो गया, हर एक दिन क्या होता है काउंट होता है। रिलीजियस बेस्ड जो मोबिलाइजेशन होता है वो काउंटर्ड एरेना ऑफ द पॉलिटिक्स। समझ में आ गया। अब आता है हमारा थर्ड टॉपिक जो कि आपका है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अभी तक हमने पढ़ लिया रिलीजन और जेंडर को पढ़ लिया। तीसरा टॉपिक, लास्ट टॉपिक आपका आता है कास्ट। तो कास्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। आइए कास्ट एंड पॉलिटिक्स को स्टार्ट करते हैं। We have seen two instances of expression of social division arena in politics, one largely positive and one largely negative. Let us turn out a final case that is caste and politics, that is both positive and negative aspect. हमने अभी जो देखा रिलीजन के बारे में और यहाँ पे जेंडर के बारे में, जिनमें पॉजिटिव था, जेंडर का जो पॉजिटिव था और कुछ का क्या हुआ यहाँ पे निगेटिव आया। लेकिन जो तीसरा है ना कास्ट, इसमें हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम भी आएगा, नेगेटिव एस्पेक्ट भी आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कास्ट इनइक्वालिटीज, इसमें पहला टॉपिक क्या है, कास्ट इनइक्वालिटीज। आइए स्टार्ट करते हैं। अनलाइक जेंडर एंड रिलीजियस, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। All societies have same kind of the social inequality and same form of the social division of the labor. जेंडर और रिलीजन के छोड़ने के बाद जो कास्ट डिवीज़न आता है स्पेशल है कि यहाँ पे इंडिया में,
और जो सारे सोसाइटीज़ होते हैं ना वो सम काइंड ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल फॉर्म, सारे सोसाइटीज़ में कुछ सोशल इनइक्वालिटीज़ होते हैं और यहाँ पे सोशल फॉर्म होते हैं। In most societies, occupation and passed on the one generation to another, caste system is an extreme form of this. What make it different from other society is that in this system, hereditary occupational division was सैंक्शनड बाय रिचुअल। इस सिस्टम में जो आपका हेरिडेटरी मतलब कि वंशानुगत आपका ऑक्यूपेशन का डिवीजन यहाँ पे आता है रिचुअल के हिसाब से। जो मेंबर होते हैं सेम कास्ट ग्रुप के वर सपोज टू फॉर्म अ सोशल कम्युनिटी दैट पार्टिसिपेटेड द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन मैरिड विद इन द कास्ट ग्रुप एंड डिड नॉट ईट विथ मेंबर्स अदर कास्ट ग्रुप। जो यहाँ पे बताया जा रहा है एक्सपेक्टेशन कि जो सेम कास्ट के मेंबर्स होते हैं ना वो सोशल कम्युनिटी में प्रैक्टिस करते हैं क्या, सिमिलर ऑक्यूपेशन को। मतलब कि एक कास्ट के आदमी है, दो आदमी है तो दोनों आदमी क्या करेंगे, एक ही जॉब को, एक ही ऑक्यूपेशन को करेंगे। वो एक ही कास्ट में मैरिज भी करते हैं। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं ना अदर कास्ट ग्रुप के साथ वो खाना नहीं खा सकते हैं। कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउट कास्ट ग्रुप। कास्ट सिस्टम जो है ना वो बेस करता है किसके हिसाब से, एक्सक्लूजन पे और डिस्क्रिमिनेशन पे, जो कि आउट कास्ट ग्रुप के साथ हुआ था। दे वर सब्जेक्टेड इन द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। वो इस पे सब्जेक्ट किया गया था जो कि आपका क्या था, मानवहीन प्रैक्टिस जो था अनटचेबिलिटी का, उस पे बेस था। अबाउट विच वी स्टडी इन क्लास 9, जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था। That is why political leaders and social reformers like Jyotirao Phule, Gandhiji, B.R. Ambedkar and Periyar Ramaswamy Naik have advocated and worked to establish a society which is caste inequality are absent। हमने यहाँ पे अनटचेबिलिटी को देखा, इसी के कारण आपके कुछ सोशल रिफॉर्मर्स हो गए जैसे कि पेरियार रामस्वामी हो गए, ज्योतिबा फूले हो गए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो गए। ये चाहे कि हम यहाँ पे क्या करें, एक कास्ट इनइक्वालिटी जो इस सोसाइटी को बनाए जहाँ पे कास्ट क्या हो, यहाँ पे एब्सेंट हो। Partly due to the efforts of the partly due to the socio-economic changes, caste and caste systems changes in modern India have undergone great change with the economic development, large-scale urbanization, growth, literacy and education, occupational mobility and the weakening of the position of landlord in the village. The old nation of caste are breaking down। किसके कारण से, ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस। सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के कारण जो कास्ट सिस्टम है ना मॉडर्न इंडिया में वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब कि जैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, लिटरेसी का बढ़ रहा है, यहाँ पे एजुकेशन बढ़ रहा है, ऑक्यूपेशन का मोबाइलिटी हो रहा है, तो कास्ट सिस्टम इसके कारण क्या हुआ है, ब्रेक हो गया है। तो कास्ट सिस्टम कैसे ब्रेक हुआ है, कास्ट सिस्टम ब्रेक हुआ है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन के कारण, ग्रोथ लिटरेसी के ग्रोथ के कारण, ऑक्यूपेशनल मोबाइलिटी के कारण, और यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड का पोजीशन है उसके कमज़ोर होने के कारण, और विलेज में जो ओल्ड कास्ट हायरार्की है ना उसको यहाँ पे ख़त्म करने के कारण जो कास्ट सिस्टम है वो क्या हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है। समझ में आ गया क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया है। समझ में आ गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगला क्या हो गया यहाँ पे, नाउ द मोस्ट ऑफ द now the most of the naturally lagged behind, sorry यहाँ पे आइए, नीचे आइए हम लोग। Now most of the time in urban area it does not matter much of the walking along next on the street or eating to the next table or in a restaurant। अब के समय में जो है ना अर्बन एरिया में आप देखेंगे तो लोगों को मतलब ही नहीं रहता कि कौन उनके आगे चल रहा है स्ट्रीट पे और कौन उनके बगल में बैठा है रेस्टोरेंट में खा रहा है, उनको कोई मतलब नहीं रहता। किसी के साथ खा लेते हैं, किसी के साथ चल लेते हैं। The Constitution of the India prohibited any caste-based discrimination and laid the foundation of the policies to reserve the injustice of the caste system। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट कर दिया है, बैन कर दिया है, और पॉलिसीज ऐसे बनाने लगा है जिससे कास्ट सिस्टम और इनजस्टिस क्या हो जाए, यहाँ पे ख़त्म हो जाए। इफ़ अ पर्सन हु लिव्ड इन अ कंट्री अगो century ago were to return to India, she would be greatly surprised at the change that come about the country। अगर कोई पर्सन एक सेंचुरी पहले रहा हो इंडिया में और अब आके रहे, वो ग्रेटली सरप्राइज होगा क्योंकि इतना चेंजेस हो गया हमारे यहाँ पे भारत में।
एट कास्ट हैज़ नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी इंडिया, लेकिन अभी तक कास्ट जो है ना वो ख़त्म नहीं हुआ है हमारे भारत में. सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट हैव परसिस्टेड इवन नाउ. Most people marry within their own caste or tribe. Untouchability has not ended completely despite constitutional prohibition. Effect of the centuries and disadvantage and advantage continues to the felt today. अभी भी कास्ट सिस्टम कम्प्लीटली यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है भारत में. जो कुछ ओल्डर एस्पेक्ट हैं कास्ट के परसिस्ट हो रहे हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि जो लोग होते हैं ना वो सेम कास्ट में मैरी करते हैं. जो अनटचेबिलिटी हुआ है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है. जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन है ना वो भी चल रहा है. जो सेंचुरीज़ में इफेक्ट हुआ है एडवांटेज और डिसएडवांटेज कंटिन्यूज टू बी फेल्ट टुडे, वो अभी तक क्या हो रहा है यहाँ पे चल रहा है. जो कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हुए थे यहाँ पे वो भी क्या हो रहा है यहाँ पे आज भी हो रहे हैं. The caste group that had success to education under the old system have done very well in acquiring modern education as well. ऐसे कास्ट ग्रुप जो कि एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते थे पहले सिस्टम में, वो अब मॉडर्न एजुकेशन को ले रहे हैं. मतलब कि आप देख सकते हैं अनटचेबल जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, पहले एजुकेशन उनको नहीं मिलता था लेकिन अब सबको एजुकेशन मिल रहा है. Those group that did not have access to education or were prohibited from acquiring it नेचुरली लैग्ड बिहाइंड. ऐसे ग्रुप जो कि एजुकेशन लेने से मना कर रहे हैं या फिर उसको प्रोहिबिट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पीछे छूट जा रहे हैं. दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिसअपॉर्चुनिटी लार्ज प्रेजेंस ऑफ अपर कास्ट अमंग द अर्बन मिडिल क्लासेस एंड आवर कंट्री. ये इसलिए होता है ताकि यहाँ पे अपर कास्ट का ज़्यादा प्रेजेंस होता है हमारे अर्बन एरियाज़ में, इसलिए लोअर कास्ट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं. जो कास्ट होता है वो कंटिन्यू टू बी क्लोजली लिंक्ड इकोनॉमिक स्टेटस. कास्ट हमारे इकोनॉमिक स्टेटस को लिंक करता है. अब बात करते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स. किसके बारे में बात करेंगे, कास्ट इन पॉलिटिक्स. आइए बात करते हैं, मतलब कि पॉलिटिक्स में कास्ट है. As in case of the communalism, casteism is robated as a belief that caste is sole basis of this way of thinking. People belonging to the same caste belong to the natural social community and have the same interest with which they do not share to another caste. अगर हम कम्युनलिज्म की केस के साथ बात करें, जो कास्टिज्म है ना वो कास्ट जो बिलीफ है वो सोलो बेसिस हो गया हमारे सोशल कम्युनिटी का. क्या हो गया, सोलो बेसिस हो गया सोशल कम्युनिटी का. अकॉर्डिंग टू इस रास्ते से अगर हम बात करें ना तो जो लोग हैं बिलोंग कर रहे हैं सेम कास्ट को, उनके क्या है सेम सोशल कम्युनिटी है और उनका सेम सोशल इंटरेस्ट है. मतलब कि अगर कोई सेम कास्ट से कोई आदमी बिलोंग कर रहा है तो उसका क्या होगा, सोशल कम्युनिटी भी एक ही होगा और सोशल इंटरेस्ट भी एक ही होगा. विच दे डू नॉट शेयर टू, जो कि वो अदर कास्ट से यहाँ पे शेयर नहीं करते हैं. अगर हम देखें केस ऑफ द कम्युनलिज्म को, ये एक ऐसा बिलीफ था जिसमें हमारा जो एक्सपीरियंस होता था, कास्ट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस बट इट इज़ नॉट ओनली रेलेवेंट टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कास्ट है वो हमारे पॉलिटिक्स में अलग अलग फॉर्म्स को ले सकता है. आइए स्टार्ट करते हैं. आइए देखते हैं कि कैसे कास्ट का हमारे पॉलिटिक्स में अलग अलग फॉर्म है. तो व्हेन पार्टी चूज देयर कैंडिडेट्स इन इलेक्शन दे कीप इट माइंड दैट कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेटेड कैंडिडेट फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट एज सो मच नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शन. When government are formed, political party usually take care that the representative of different caste and tribe find its place in it. जब कोई भी पार्टी कैंडिडेट को चूज करती है तो वो अपने माइंड में ये रखती है कि कास्ट कॉम्पोजिशन के हिसाब से इलेक्टोरेट को नॉमिनेट किया जाए. मतलब कि अलग अलग कास्ट के लोग जो है ना वो नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शन. जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है तो जो पॉलिटिकल पार्टी होता है ना वो टेक केयर करता है उन रिप्रेजेंटेटिव का जो कि अलग डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब फाइंड अ प्लेस इन इट. मतलब यहाँ पे क्या हुआ इसका कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसी कास्ट के कैंडिडेट को उस एरिया में खड़ा करती है जिस कास्ट का वो एरिया है. मतलब कि अगर किसी कास्ट का कोई एरिया आ गया उस एरिया में उसी कास्ट के आदमी को खड़ा कराएगी ताकि उसको क्या मिल सके, वोट मिल सके. यही पहला पॉइंट बोल रहा है. दूसरे पॉइंट की बात करें, जो पॉलिटिकल पार्टी है ना एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट एंड मस्ट सपोर्ट सम पॉलिटिकल पार्टी आर नो टू फेवर सम कास्ट आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव.
जो पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट है इलेक्शन में, वो अपील करते हैं कास्ट सेंटिमेंट टू सपोर्ट। वो कास्ट सेंटिमेंट के बेसिस पे अपील करते हैं कि हम आपके कास्ट से हैं तो आप मुझे वोट दीजिए। यही पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स यहाँ पे अपील करते हैं लोगों से। कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो कास्ट के नाम से जानी जाती हैं और रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जानी जाती हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा जो 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू का जो रूल आया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में, वो पॉलिटिकल लीडर को गियर अप टू टास्क फॉर मोबिलाइजेशन एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। इट ऑल्सो ब्रॉट न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ कास्ट एंड हेरिएटो treated as inferior and low. Focus on caste in politics can sometimes give an impression that elections are all about caste and not else, that far from true. तीसरे पॉइंट में बात किया जा रहा है जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है और आपका यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू का जो यहाँ पे क्राइटेरिया आया था, इसमें जो है ना लोग फोकस कर रहे हैं कास्ट पे और पॉलिटिक्स में। मतलब कि जो कास्ट है वो पॉलिटिक्स है ना वो कास्ट पे डिपेंड है। कास्ट के हिसाब से इसको क्या मिल रहे हैं यहाँ पे इलेक्शंस में, यहाँ पे मिल रहे हैं वोट। समझ में आया? तो अब तीसरे पॉइंट की बात किया जाए कि नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अ कंट्री हैज क्लियर मेजॉरिटी ऑफ द सिंगल कास्ट, सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन 1 सीट्स कास्ट द कम्युनिटी टू विन द इलेक्शन। अगर किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्लियर मेजॉरिटी नहीं है एक कास्ट का, तो वो कैंडिडेट जो पार्टी का है ना वो चाहेगा कि मुझे 2 या फिर 3 कास्ट का क्या मिले, यहाँ पे सुपेरियरिटी मिले, ताकि वो इलेक्शन को जीत पाए। 2 या 3 कास्ट का यहाँ पे क्या मिल सके, उसको कॉन्फिडेंस मिल सके। नो पार्टी विन इलेक्शन द वोट ऑफ द वोटर्स ऑफ द कास्ट और कम्युनिटी व्हेन पीपल सी दैट अ कास्ट इज अ वोट बैंक ऑफ वन पार्टी, इट इज यूजुअली मीन्स द लार्ज प्रपोर्शन of the voters from the caste vote the party। अगर कोई भी पार्टी बोलती है कि वोट बैंक, कास्ट इज अ वोट बैंक, इसका मतलब होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रपोर्शन है ना उनके वोट का वो एक ही कास्ट से आया है, इसीलिए कोई भी पार्टी बोलती है यहाँ पे वोट बैंक किसी कास्ट को। मैनी पॉलिटिकल पार्टी में पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द सम कास्ट डोमिनेट, सम वोटर्स हैव मोर देन 1 कैंडिडेट्स from their own caste while many have no candidate from their caste। ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टी है ना वो अपने कैंडिडेट को सेमी कास्ट में भेजती है, जिस कास्ट का उनका कैंडिडेट है। आप देखेंगे कि कुछ वोटर्स होते हैं ना उनके पास ज़्यादा एक से ज़्यादा कैंडिडेट आ जाते हैं उन्हीं के कास्ट के, और कुछ ऐसे कास्ट होते हैं जिनमें आते ही नहीं है, मतलब एक भी कैंडिडेट उनके कास्ट का नहीं आता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो रूलिंग पार्टी होती है एमएलए और एमपी का, वो इलेक्शन को लूज कर सकती हैं हमारे कंट्री में। दैट कुड नॉट बी हैपन, ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज एंड वर फ्रोजन इन द पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस, जो कि अलग और दूसरे कास्ट से नहीं होता है। मतलब जो रूलिंग पार्टी है ना और जो एमएलए और एमपी है वो इलेक्शन को लूज कर सकते हैं हमारी कंट्री में, और दूसरे कंट्री में क्या होता है, नहीं होता है। क्लियरली वाइल कास्ट मैटर्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, क्लियरली बताया जा रहा है कि जो कास्ट है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैटर करता है। समझ में आया ना, कास्ट क्या करता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यहाँ पे मैटर करता है। द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट टू द पॉलिटिकल पार्टी वाइल ऑफन स्ट्रॉन्गर देन द अटैचमेंट टू देयर कास्ट और कम्युनिटी। जो वोटर्स का अटैचमेंट होगा पॉलिटिकल पार्टीज पे, उससे भी स्ट्रॉन्गर अटैचमेंट उनके कास्ट और कम्युनिटी से होगा। पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। अगर कोई आदमी है वो एक ही कास्ट से है और उनके पास डिफरेंट इंटरेस्ट है, उनके इकोनॉमिक कंडीशन पे वो डिपेंड करते हैं। रिच एंड पुअर और मैन एंड वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट very differently. People assessment to performance of the government and popularity rating on the leader matter often decisive in election। जो रिच हो गए या फिर पुअर हो गए, मैन हो गए और वुमेन हो गए हैं, ये सेम कास्ट को वोट वेरी डिफरेंटली। अगर एक ही कास्ट के हैं मैन वुमेन, तो वो लेकिन वोट क्या देते हैं, अलग अलग लोगों को देते हैं। क्यों? वो वोट इस हिसाब से देते हैं उनका वर्क कैसे हो रहा है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। यही बताया गया आपके यहाँ पे कास्ट इन पॉलिटिक्स। बात करते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट का। तो अपना अगला टॉपिक क्या है, पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। We have so far looked at what caste does the politics,
हमने देखा है कि जो कास्ट है वो पॉलिटिक्स में क्या कर रहा है, बट इट डज नॉट मीन दैट द ओनली वन वे ऑफ रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच में सिर्फ एक ही रिलेशन है, ये भी रिलेशन है कि जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है एंड कास्ट इनइक्वालिटीज बाय ब्रिंगिंग देम द पॉलिटिकल एरेना। कास्ट सिस्टम और कास्ट इनइक्वालिटी को अफेक्ट करता है पॉलिटिक्स, उसको पॉलिटिकल एरेना में लाके। Thus it is not politics that get caste ridden, it is the caste that get politicized। मतलब कि जो कास्ट है ना वो क्या होता है, पॉलिटिसाइज्ड हो जाता है। दिस टेक सेवरल फॉर्म, इसका अलग अलग फॉर्म है। ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विथ इट नेबरिंग कास्ट और सब ग्रुप। हर एक कास्ट ग्रुप चाहता है कि वो बड़ा बन सके अपने पड़ोसी कास्ट ग्रुप के मदद से, सब कास्ट के मदद से। Various caste group are required to enter into a coalition with other caste or community and thus enter in dialogues and negotiation। जो अलग अलग कास्ट होते हैं ना वो एंटर करते हैं कोएलिशन में, मतलब कि एक कास्ट दूसरे कास्ट के साथ मिल करके कोएलिशन में आ जाता है और कम्युनिटी द एंटर टू dialogues and negotiation। New kind of the caste group have come up to political arena like backward and forward caste group। जो नए कांड के न्यू काइंड मतलब कि नए प्रकार के जो कास्ट ग्रुप आए हैं पॉलिटिक्स में, जैसे कि आपका बैकवर्ड हो गया और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप हो गया। Does caste play different kind of roles in politics? In some situation, expression of the caste is different in politics, give many disadvantaged community to space the demand their share of पावर। इसका मतलब हो गया कि जो कास्ट है ना वो अलग अलग रोल प्ले कर रहा है पॉलिटिक्स में। मतलब कि कुछ सिचुएशन में आप देख रहे होंगे जो कास्ट का एक्सप्रेशन है वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस में क्या है, अलग है, और सब में कुछ में देख रहे होंगे कि डिसएडवांटेज कम्युनिटी का जो डिमांड है ना पावर की शेयरिंग में वो क्या है, अलग है। इन द सेंस द कास्ट पॉलिटिक्स have helped people to Dalits and OBC caste to gain better access to the decision making। जो आपका कास्ट इन पॉलिटिक्स है ना वो दलित्स हो गए, यहाँ पे ओबीसी कास्ट हो गया, इसको क्या दिया है, बेटर अपॉर्चुनिटी दिया है। क्या दिया, बेटर अपॉर्चुनिटी दिया है इनको, किस में आने के लिए, डिसीजन मेकिंग में आने के लिए दिया है अपॉर्चुनिटी। सेवरल पॉलिटिक्स एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अब अलग अलग पॉलिटिक्स और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, एजिटेशंस को डिमांड करते हैं फॉर एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पार्टिकुलर कास्ट। वो एजिटेशन को लाते हैं ताकि एक पार्टिकुलर कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन पे क्या हो सके, यहाँ पे एंड किया जा सके। फॉर मोर डिग्निटी एंड मोर एक्सेस टू लैंड रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी, ताकि उनका डिग्निटी हो सके लैंड पे, रिसोर्सेज पे और अपॉर्चुनिटी पे। एट द सेम टाइम एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट एज वेल। उसी समय पे जो कास्ट का जो अटेंशन है ना वो नेगेटिव रिजल्ट भी लाता है। जैसे कि जो रिलीजन का केस हो गया, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन द कास्ट आइडेंटिटी। जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट आइडेंटिटी पे बेस करता है। नॉट हेल्दी इन अ डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फॉर अदर प्रेसिंग इश्यूज लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। इन सम कास्ट डिवीजन लेड टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड नॉन वायलेंस। कुछ कास्ट में कास्ट यहाँ पे टेंशन को, वायलेंस को और कॉन्फ्लिक्ट को भी जनरेट कर सकता है। यही तो आपका चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैप्टर समझ में आया होगा और इस चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है और वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आया होगा और चैप्टर कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और वीडियो को लाइक किया हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।